पड़ जाती है। रुद्र के जाने के बाद से अन्या अपनी सोच में डूबे हुए उस पैकेट की तरफ बढ़ जाती है। जब वो उस पैकेट को खोल कर देखती है तो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की खूबसूरत साड़ी थी। अन्या धीरे से उसे छूती है। साड़ी को देखने से ही साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम साड़ी नहीं थी, काफी महंगी थी। अन्या साड़ी को देखकर शाम के लिए काफी एक्साइटेड फील करने लगती है। आखिर आज पहली बार रुद्र उसे कहीं अपने साथ ले जाने को बोला था। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। अन्या दूसरा पैकेट खोलकर देखती है। साड़ी से मैचिंग काफी हेवी कुंदन सेट, चूड़ियां, सैंडल और भी काफी कुछ था। तभी वहां एक हेल्पर आती है और अन्या के आगे सिर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मैम, सर ने मुझे आपको तैयार करने के लिए भेजा है। अन्या उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और सबसे पहले उस साड़ी को पहनने लगती है। साड़ी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही भारी भी थी। अन्या से तो पहनी ही नहीं जा रही थी, लेकिन उस हेल्पर की हेल्प से अन्या ने जल्दी से ही साड़ी पहन ली। उसने अन्या का मेकअप और हेयर स्टाइल किया। करीब 2 घंटे में अन्या पूरी तरह से तैयार हो गई। फिर उसने जब खुद को मिरर में देखा तो वो लग ही नहीं रही थी। आज वो काफी अलग लग रही थी। जैसे ही रुद्र कमरे में आता है, वो अपने सामने अन्या का ये रूप देखकर उसमें ही खो सा जाता है। आज फिर अन्या उसे किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। रुद्र बिल्कुल अन्या के पीछे खड़ा था और मिरर से उसके अक्स देख रहा था। अन्या रुद्र पर ध्यान न देते हुए सिंदूर की डिब्बी उठाती है और मुस्कुराते हुए अपनी मांग में सजा लेती है। रुद्र का मन तो कह रहा था वो अपनी सुंदर बीवी को कहीं न ले जाए, बस अपने सामने बिठाकर देखता रहे। लेकिन अभी उसे जहां जाना था उसके लिए वो लेट नहीं होना चाहता था। इसीलिए वो अन्या से अपनी नजरें हटाकर कहता है, चले। अन्या रुद्र की आवाज सुनकर जल्दी से पीछे पलटती है और अपने सामने किसी राजकुमार की तरह तैयार खड़े रुद्र को देखकर वो उसे एडोर करने से खुद को रोक नहीं पाती है। आज रुद्र ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। वो हमेशा की तरह डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। अन्या ने बस हाँ में सर हिला दिया। रुद्र उसे अपने पीछे आने का इशारा करके कमरे से तेज कदमों में निकल जाता है। अन्या भी जल्दी से अपना पर्स उठाकर वहां से रुद्र के पीछे चल देती है। उसके दिल में कई सवाल थे, लेकिन उसे रुद्र से पूछने का मौका ही नहीं मिला। रुद्र अन्या के साथ नीचे आता है और अपनी कार में पहले अन्या को बैठाता है, फिर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। अन्या अंदर ही अंदर कुछ नर्वस फील कर रही थी। तभी कार होटल से बाहर निकलती है। अन्या की नजर होटल के बोर्ड पर जाती है, जिसे पढ़कर वो और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। वो आश्चर्य से कहती है, इंदौर? हाँ, इंदौर। ये वही शहर है जहां अन्या ने अपनी जिंदगी के हर अच्छे बुरे पल जिए थे। बचपन से लेकर जवानी के वो संजीदगी भरे पल यहाँ बिताए थे। ये वही शहर है जहां वो रुद्र के साथ इस मजबूरी के रिश्ते में बंधी थी और आज वो वापस से उसी शहर में आ गई थी। ये सब देख अन्या को अब घबराहट होने लगी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र उसे वापस से इस शहर में क्यों लेकर आया है और वो लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। यही सब बातें सोचते हुए अन्या अपनी घबराई नजरें उठाकर रुद्र से पूछती है, हम इंदौर क्यों आए हैं? रुद्र बिना अन्या को देखे अपना फोन चलाते हुए कहता है, कुछ पुराने हिसाब निपटाने। रुद्र का ऐसा जवाब सुन अन्या अटपटे ढंग से उसे देखती है, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले रुद्र बिना भाव के अन्या की तरफ मुड़ते हुए कहता है, और हिसाब क्या है कुछ वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोलकर रुद्र वापस से अपने फोन में लग जाता है। अन्या का दिल घबराने लगता है। वो अपने ठंडे पड़े हाथों को मसलते हुए वक्त बीतने का इंतजार करने लगती है। ये शहर की हवाएं अन्या के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। काफी कुछ बीता था यहाँ उसका। वो दर्द से भरा अतीत जिसे वो अपनी नई जिंदगी में कहीं भुला चुकी थी, अब वापस से उसके सामने इस शहर का दीदार करते हुए याद आ रहा था। करीब 1 घंटे के बाद कार एक होटल के बाहर रुकती है। होटल को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे किसी की शादी के लिए सजाया गया था, लेकिन किसकी? रुद्र उसे किसी की शादी में क्यों लाया था?
ये सब देखकर अन्या का मन अब और घबरा रहा था। रुद्र के साथ आई गाड़ियों से उसके सारे बॉडीगार्ड निकलकर रुद्र की कार को कवर कर लेते हैं। फिर उसकी कार होटल के अंदर की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही पलों में वो गाड़ी उस गेट के आगे रुकती है जहां से हॉल में जाने की एंट्री थी। अन्या बस मन में सवाल लिए रुद्र को देख रही थी कि तभी जियान आकर रुद्र की ओर का दरवाजा खोलता है। रुद्र अपनी दमदार पर्सनालिटी के साथ कार से निकलकर सीधा अन्या की तरफ आता है। तभी एक गार्ड आगे बढ़कर जल्दी से अन्या की ओर का दरवाजा खोल देता है। रुद्र बड़े अदब से अन्या के आगे हाथ बढ़ाकर बाहर आने का इशारा करता है। रुद्र अब तक अन्या के लिए एक गुत्थी बन चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी बाहर देखती तो कभी रुद्र को, तो कभी उसके हाथ को जिसे पकड़ने का वो इशारा कर रहा था। अन्या भी एक ठंडी आह भरकर बिना कोई सवाल किए चुपचाप उसके हाथ में अपना हाथ देकर कार से बाहर आ जाती है। रुद्र भी उसका हाथ कसकर थाम लेता है, फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। कुछ दूर चलते ही एक 50-55 साल का आदमी अपने सर पर पगड़ी बांधे रुद्र के सामने हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हुए कहता है, सर आप हमारे बेटी की शादी में शामिल होने आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर अंदर आइए। मैम आए। रुद्र बिना किसी भाव के हाँ में सर हिला देता है। वो आदमी कुछ दूर चलकर दूर खड़े आदमी जिसका मुंह दूसरी ओर था उसे आवाज देकर अपने पास आने को कहता है। लड़के का बाप जिसने रुद्र का स्वागत किया था वो आदर सत्कार के साथ रुद्र और अन्या को आगे वाली सीट पर बैठाता है। तभी वो आदमी जिसको लड़के के पिता ने बुलाया था वो उसके पास आकर अदब से कहता है, आपने बुलाया सैनी साहब। ये आवाज सुन अन्या नजर उठाकर ऊपर की ओर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो जाती हैं। ये और कोई नहीं मिस्टर शैलेश राठी थे। मिस्टर सैनी रुद्र की तरफ इशारा करते हुए काफी इज्जत के साथ कहते हैं, हाँ इनसे मिलिए, ये है मिस्टर रुद्र राय चौहान, ये हमारे खास मेहमान है, ध्यान रखिएगा। राठी साहब इन्हें किसी चीज की दिक्कत ना होने पाए। शैलेश जी तो अपने सामने रुद्र को बैठे थे, काफी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सैनी जी से रुद्र का क्या रिश्ता है और वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उनकी नजर रुद्र के बगल में बैठी अन्या पर जाती है, जिसे देख उन्हें अपनी बेइज्जती याद आती है। उनके मन में यही आता है कि अन्या उनकी दिव्यांका की किस्मत छीनकर शान से बैठी है। ये सब याद करके उनका खून खौलने लगा। उनकी मुट्ठियां कस गई, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं चाहते थे। उनकी उस बेइज्जती की बात काफी मुश्किल से उन्हें अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला था, इसीलिए वो चुप रहे और अन्या को बस अपनी आंखों से बद्दुआ देते हुए वहां से चले गए। अन्या उनकी नजरों की कड़वाहट साफ साफ महसूस कर सकती थी, जिससे उसे बुरा लग रहा था। तभी उसे याद आता है कि अगर मिस्टर शैलेश राठी की बेटी की शादी है तो उसके मम्मी पापा भी यही होंगे। एक आस के साथ वो अपनी नजरें आसपास दौड़ाने लगती है। तभी उसकी नजर साइड में खड़े अपने मम्मी पापा पर जाती है, जो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। अन्या की आंखें उन्हें देखकर भीग जाती हैं, क्योंकि पूरे 4 महीने के बाद वो उन्हें देख रही थी। वो अपने मन में उन्हें पुकारती है। ऐसा लगता है जैसे उसके मम्मी पापा ने अपनी बेटी के मन की पुकार सुन ली हो। दोनों की नजर एक साथ सामने जाती है। उन्हें तो पहले यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी उनके सामने है। अन्या से अब और रहा नहीं जाता। वो बस अपने पापा के सीने से लगकर अपने हर दर्द को बयां करना चाहती थी। उनके सीने से लिपट खुद को महफूज महसूस करना चाहती थी। अन्या जैसे ही उनके पास जाने के लिए उठने को होती है, रुद्र उसकी बाजू को पकड़कर शांत स्वर में कहता है, कहाँ जा रही हो? अन्या अपनी आंसू से टपटपाई आंखों से रुद्र को देख सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, पापा पापा मम्मी, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज एक बार। रुद्र को अन्या की आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वो आगे बढ़कर अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर अन्या के गालों पर आए आंसू को साफ करके कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने शादी के बाद क्या कहा था और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था।
रुद्र ने शादी के वक्त ही कहा था, शादी हो गई, बस आज के बाद इस परिवार से हमें कोई मतलब नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में भी कुछ यही लिखा था। अन्या यहाँ से जब से गई थी, उसने सिर्फ एक ही बार अपने पापा से बात की थी, वो भी दादाजी की इजाजत से। उसके बाद कभी नहीं। ये सारी बात याद करके अन्या रुद्र को काफी विनती भरे लहजे में कहती है, बस एक बार। रुद्र अन्या के बचे हुए आंसू पोंछकर कहता है, आंसू साफ कर लो। तुम यहाँ वर्मा परिवार की बेटी की हैसियत से नहीं बैठी हो, तुम यहाँ चौहान परिवार की बहू होने के नाते बैठी हो। इसलिए उस रुतबे को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। रुद्र के लास्ट शब्द में एक वार्निंग भी छिपी थी, जिसे अन्या समझ रही थी, इसलिए वो मन महसूस कर चुपचाप वहीं बैठी रही। वही केवेंद्र जी जैसे आने को हुए कि पीछे से सारिका भी उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकती है, जिसे केवेंद्र जी एक तड़प भरी आवाज में कहते हैं, सारिका जाने तो मुझे, मेरी गुड़िया मेरे इतने पास है, एक बार उसे सीने से लगाना है मुझे। सारिका अपने कलेजे को पत्थर करके ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं जी, आप नहीं जा सकते। आप भूल रहे हैं दामाद जी ने शादी के बाद क्या कहा था। अगर आप गए तो कहीं मेरी बेटी का इतनी मुश्किल से बसा बसाए घर बिखर ना जाए। सारिका की बात सुन के केवेंद्र दुखी होते हुए कहते हैं, लेकिन सारिका बेटी है वो मेरी, अपने कलेजे के टुकड़े को इतने पास देख ऐसे मुझसे रुका नहीं जाएगा। सारिका आगे बढ़कर उनका हाथ कसकर थामते हुए कहती है, आपके टुकड़े को कहीं आपका ना रुकना महंगा ना पड़ जाए। फिर सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, देखिए ना, आपके टुकड़े को कोई कितने प्यार से सींच रहा है। केवेंद्र सामने देखते हैं जहां रुद्र अन्या के आंसू को पोंछ रहा था। ये देख उनको कुछ राहत मिली और खुद को रोकने का हौसला मिला। वो अपने कलेजे के टुकड़े के पास जाकर उसकी बनी बनाई खुशियां नहीं छीन सकते थे। उनके लिए ये एक मुश्किल समय था। अपनी गुड़िया से उनकी नजर भी नहीं हट रही थी। सारिका जी भी अपनी बेटी का रुतबा देख काफी खुश थी। तभी वहां दूल्हे की एंट्री होती है। वो स्टेज पर ना जाकर सबसे पहले रुद्र के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठकर उसके आगे सिर झुकाता है। ये देख वहां खड़े सारे लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर शैलेश राठी। अपनी जलन और गुस्से के चलते क्या शैलेश राठी उठाएंगे कोई ऐसा कदम जिससे रुद्र के गुस्से की होगी सारी हदें पार? क्यों आया है रुद्र यहाँ अन्या के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हॉल में दूल्हे की एंट्री हुई, उसी के साथ सभी की निगाहें उस पर ही टिक गई। शैलेश राठी अपना सीना चौड़ा करके गर्व से खड़े हो गए। दूल्हा दिखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। ये देखकर सब शैलेश राठी की शान और शौकत की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दूल्हा भी अपने शान के साथ आगे बढ़ता हुआ आया, पर वो स्टेज की ओर न जाकर सबसे पहले हॉल के फ्रंट सोफे पर बैठे रुद्र की ओर बढ़ गया। फिर ठीक रुद्र के सामने पहुंचकर वो अपने घुटनों पर बैठकर अपना सिर झुका देता है। ये देख वहां के सारे लोग हैरान होकर आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो शैलेश राठी थे। उन्होंने अपनी जमाई की शान और शौकत का व्याख्यान सारे समाज में कर रखा था, लेकिन आज वो रुद्र के सामने सर झुका रहा था। उन्होंने रुद्र को नीचा दिखाने और समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए ये रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आज वही उनके आगे झुक रहा था। ये उनके लिए शर्मिंदा करने वाली बात थी। शैलेश राठी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में किसी ने उन्हें आसमान से सीधा नीचे जमीन पर ला पटका हो। तभी दूल्हा सिर झुकाकर काफी अदब से कहता है, सर आप यहाँ आए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रुद्र बिना किसी भाव के बस हल्का सा अपना सिर टेढ़ा कर देता है और अपने हाथों से जियान को कुछ इशारा करता है। जियान आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ा बुके उसे देता है। दूल्हा भी आदर के साथ उसे स्वीकार करता है और साथ में ही अपना सिर दोबारा झुकाकर रुद्र के पास बैठी अन्या को भी ग्रीट करता है। अन्या के लिए ये सब बहुत अजीब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिएक्ट कैसे करे, इसलिए वो बस हल्का मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। फिर दूल्हा वापस मुड़कर स्टेज पर चला जाता है, लेकिन शैलेश राठी अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। रुद्र के आगे सिर झुकाना तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अन्या के आगे सिर झुकाना उनके लिए अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बराबर था। आखिर जिस लड़की को
वो अपने सामने खड़े होने के लायक नहीं समझते थे, हमेशा खुद की बेटी के पीछे रखने की कोशिश करते थे। आज उनका होने वाला जमाई उसके ही आगे सिर झुका रहा था, जिसका मतलब साफ था कि अन्या का रुतबा उसकी बेटी के ऊपर रहेगा। उनकी बेटी तक को उसके आगे झुकना होगा। ये सब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में आगे बढ़ते हैं कि तभी उनकी पत्नी सुजाता आगे बढ़ उन्हें रोक कर कहती है, कहाँ जा रहे हैं? शैलेश गुस्से में कहते हैं, सैनी साहब से जवाब मांगने। आखिर जब उनका इतना रुतबा है तो वो इस रुद्र राय चौहान के आगे कैसे ऐसे झुक सकते हैं? मुझे जानना है, आखिर वो उसके आगे क्यों झुके? सुजाता शैलेश का गुस्सा देख एक पल के लिए डर सी गई, लेकिन उनकी बात सुन वो उन्हें समझाते हुए कहती है, आप पागल हो गए हैं। ये कोई वक्त है ऐसे सवालों का? आपको पता है ना, अगर सैनी साहब को आपके सवाल से जरा सी भी ठेस पहुंची तो कहीं वो ये शादी न रुकवा दे। इससे हमारी और बेइज्जती होगी। चौहान परिवार से तो हम पहले ही दुश्मनी मोल ले चुके हैं, और अब क्या सैनी साहब से भी चाहते हैं? आप जानते हैं, बारात खाली हाथ किसी के दरवाजे से लौटने का मतलब क्या होता है? हमारी बेटी की बदनामी होना। इसलिए भगवान के लिए शांत हो जाइए। सुजाता की बात सुन शैलेश राठी मन महसूस कर अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। वो दोबारा बारात लौटने की बेइज्जती का मंजर नहीं झेल सकते थे। वैसे भी दिव्यांका के मंडप से भागने के बाद उनकी दूसरी बेटी दिव्या के रिश्ते में काफी रुकावट आ गई थी, इसलिए वो अभी शांत रहना ही बेहतर समझ रहे थे। वहीं अपनी बेटी अन्या का रुतबा देख केवेंद्र और सारिका काफी खुश थे, लेकिन बेटी के इतने पास होकर भी उसे सीने से ना लगा पाने की मजबूरी उन्हें अंदर ही अंदर खल रही थी। अन्या ये सब देखकर हैरान थी। उसे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र करना क्या चाहता है, क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी कि वो उसे इतनी दूर यूं ही तो नहीं लाया होगा। वो बार बार उसके चेहरे को देख रही थी, जो भावहीन के साथ काफी शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग ही बयां कर रही थी। उसकी शांति उसकी आंखों में नहीं दिख रही थी। अन्या ये सब देख कंफ्यूज हो चुकी थी, पर अब इंतजार करने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। स्टेज पर दूल्हा बैठ गया था और सबकी नजर अब दूल्हे पर थी। सुजाता सारी औरतों के साथ मिलकर दूल्हे का स्वागत करती है। सब खुश थे सिवाय शैलेश राठी के, लेकिन हालात के आगे वो मजबूर थे। कुछ ही देर में दिव्या की एंट्री हुई। सबकी नजर उस पर टिक गई। आज दुल्हन के जोड़े में वो अच्छी लग रही थी। अन्या भी बस नजरें घुमाकर सब देख रही थी। शादी वाले माहौल में आकर अन्या को खुद की शादी याद आ गई। कैसे खुद की मर्जी के बिना वो इस मजबूरी के रिश्ते में बंधी थी। दिव्या खुश दिख रही थी, वहीं अन्या को ये सारे पल जीने तक का वक्त नहीं मिला था। उसे तो ये तक याद नहीं कि वो कैसे पल भर में एक आम लड़की से मिसेस अन्या राय चौहान बन गई थी। ऐसी ही बातें सोचते सोचते अन्या की आंखों में कुछ नमी सी आ गई। वो दिव्या की खुशी देखते हुए खुद की शादी याद कर रही थी। वहीं रुद्र की नजर सिर्फ अन्या पर ही ठहरी हुई थी। वो उसके चेहरे पर आते जाते खुशी, दुख, लाचारी, आंसू जैसे सारे भाव को देख रहा था। कहीं न कहीं वो उसके अनकहे जज्बात समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर एक लड़की खुद की शादी के लिए कुछ न कुछ सपने जरूर संजोती है, जो इस मजबूरी के रिश्ते में अधूरे रह गए। दिव्या अब तक स्टेज पर दूल्हे के सामने खड़ी थी। दोनों के हाथों में वरमाला थी और वो काफी खुश दिख रहे थे। पंडित ने मंत्र उच्चारण के साथ दोनों को एक दूसरे को वरमाला पहनाने को कहा। सबसे पहले दिव्या ने वरमाला दूल्हे को डाली। सब ने खुशी खुशी तालियां बजाई, लेकिन जैसे ही दूल्हे की बारी आई और वो दिव्या के गले में वरमाला डालने ही वाला था कि गिलास फूटने की आवाज आती है। कि आवाज सुन सबकी नजर उस ओर जाती है। एक वेटर से गलती से कांच के गिलास के साथ सॉफ्ट ड्रिंक अन्या के पास गिर जाती है, जिससे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के छींटे उसकी साड़ी पर लग जाते हैं और साथ ही कांच का गिलास उसके पैर के पास फूट जाता है। अन्या इस एक्शन से डरकर खड़ी हो जाती है। रुद्र भी अन्या को देखने लगता है। जियान भी आगे बढ़कर चेक करता है। तब तक दूल्हा भी अपनी वरमाला छोड़कर अन्या के पास दौड़ कर आता है और उसके पाँव के पास बैठ चेक करते हुए कहता है, मैम आपको कहीं लगी तो नहीं? सैनी साहब खुद उनके पास आकर चेक करते हैं। शैलेश राठी को अब अपनी इज्जत तार तार होते नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी को स्टेज पर छोड़ खुद उसके होने वाला पति भी अन्या के पैरों में गिरा हुआ था। वो आगे बढ़कर कुछ कहते उससे पहले ही सैनी साहब गुस्से में उन्हें देखते हुए कहते हैं, ये क्या तरीका है राठी साहब? आपने कैसा इंतजाम किया है? यही है आपकी शान और शौकत? देखिए, हमारे इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट को आपकी लापरवाही से कष्ट पहुंचा। हमारी इज्जत आपकी वजह से उनके सामने छोटी पड़ गई। शैलेश राठी उनकी बात सुनकर दंग रह गए। तभी दूल्हा आगे बढ़कर गुस्से में शैलेश राठी को देख
एक वार्निंग टोन में कहता है, जब आप हमारे आए हुए गेस्ट की आओ भगत अच्छे से नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते के लिए दोबारा सोचना चाहिए। दूल्हे की बात सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में रिश्ते को चुनौती दे रहा था। अन्य ये देख काफी हड़बड़ा गई। उसकी वजह से ये बवाल देख वो आगे बढ़कर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रुद्र शांत लहजे में कहता है, रिवान शांत हो जाओ, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ता नहीं तोड़ते हैं। रुद्र की बात एक तरह की वार्निंग जैसी थी, जो इस वक्त केवल रिवान को ही समझ आ रही थी। रिवान रुद्र की तरफ सिर झुकाकर कहता है, ठीक है सर, लेकिन इन लोगों को मेरी एक शर्त माननी होगी। फिर वो शैलेश राठी को देखकर कहता है, आपको मैम से अपनी लापरवाही भरे इंतजाम के लिए माफी मांगनी होगी। ये सुनकर तो शैलेश राठी का गुस्सा फूटने वाला था। वो मरना को बोल कर सकते थे, लेकिन अन्या के आगे सिर झुकाना नहीं। वो गुस्से में आगे बढ़ते उससे पहले सुजाता जी वापस से उनका हाथ पीछे से पकड़कर उन्हें देखते हुए ना में सर हिला देती है। फिर खुद ही आगे बढ़ माहौल को शांत करने के लिए नरम भाव से कहती है, देखिए मैं माफी मांगती हूँ, ये छोटी मोटी भूल चूक तो हर शादी में हो जाती है, इसलिए कृपा करके आप इसे दिल से ना लगाएं। फिर अन्या की तरफ देख काफी प्यार से कहती है, बेटा आपको कहीं लगी तो नहीं? भले ही शैलेश राठी ने अन्या के साथ कितना रूखा व्यवहार किया हो, लेकिन सुजाता जी उसे अपनी बेटी जैसा लाड करती थी, इसलिए अपनी मासी की ममता पर अन्या नम आंखों से देखते हुए जल्दी से ना में सर हिलाती है। सुजाता मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर हम सब शादी की विधि आगे बढ़ाएं। सब अब शांत हो चुके थे, इसीलिए सबने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र अन्या वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। स्वीपर ने जल्दी से वहां की सफाई कर दी और अन्या ने भी अपनी साड़ी टिश्यू से साफ कर ली थी। रिवान भी वापस से स्टेज पर आ गया और वरमाला की विधि संपन्न हुई, लेकिन अब दिव्या का मुंह उतर चुका था। रिवान का बिहेव देख उसे अपनी औकात साफ पता चल रही थी। वो चाहे कितना भी अमीर हो, लेकिन उसे चौहान परिवार के आगे झुकना ही होगा। अब तो शैलेश राठी की कही गई बात अपनी जमाई की शान सबके आगे छोटी पड़ती नजर आ रही थी, जिसकी वजह से अब समाज में उनकी हंसी ठिठोली होने लगी थी, जिसे सुनकर शैलेश राठी आग बबूला हो रहे थे। वहीं रुद्र मन ही मन शैलेश राठी को यूं घुटते देख और साथ ही उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ता देख खुश हो रहा था। वो अपने मन ही मन में शैलेश राठी को देख कहता है, तुम्हें क्या लगा चौहान परिवार की इज्जत इतनी सस्ती है कि तुम जैसा जमीन का कीड़ा उसके साथ खेल सके? खेलूंगा तो अब मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे छोटे रुतबे के साथ तुम्हारी हिम्मत को यूं ही टुकड़ों में तोड़ूंगा। इतना सोचकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा जाती है। वो अपने सामने बैठे रिवान को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद रिवान एक नजर घड़ी में देखकर हाँ में सर हिला देता है। रुद्र अपने हाथों की 2 उंगलियों से जियान को कुछ इशारा करता है, जिसे भाप कर जियान भी वहां से चला जाता है। अब वरमाला का फंक्शन लगभग खत्म हो चुका था। अब दूल्हा दुल्हन को शादी के लिए जाना था, लेकिन तभी वहां की लाइट अचानक से चली जाती है, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और एक फ्लैश लाइट की रोशनी रिवान के साइड में बने पर्दे पर दिखाई देती है, जो सबको और भी ज्यादा हैरान कर देती है। सभी को क्या दिखाना चाहता है रुद्र? क्या इशारा किया था उसने जियान और रिवान को? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही मुहूर्त का समय होता है, तभी वहां की अचानक लाइट चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा जाता है। वहां मौजूद लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। राठी साहब तुरंत वहां के मैनेजर को कॉल करते हैं। अन्या चारों तरफ अंधेरा देखकर कसकर रुद्र के बाजू पकड़ लेती है। वहीं रुद्र, जिसकी नजर एक अन्या से हटी नहीं थी, अंधेरे में भी उसके छुअन के एहसास में खोता जा रहा था। लेकिन तभी वहां एक फ्लैश लाइट की रोशनी सीधा रिवान के साइड पे बने पर्दे पर जाती है और साथ ही उस पर्दे पर कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये देखकर शैलेश राठी के तो कदम ही डगमगा जाते हैं। सबकी नजर वहां पर्दे में आती तस्वीरों से लेकर सीधा रिवान के बगल में खड़ी दिव्या पर जाती है। दिव्या खुद हैरानी के साथ काफी एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी, क्योंकि पर्दे पर उसकी और एक लड़के की कुछ ना देखी जाने वाली तस्वीरें थी, जो एक होटल रूम की थी। और साथ ही दिव्या काफी खुशी खुशी उस लड़की की बाहों में लिपटी हुई एंजॉय कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी, किस कर रही थी और साथ ही एक चादर में लिपटकर प्यार भरे मोमेंट शेयर कर रही थी। ये सब देख सबके होश ही उड़ गए। वहीं रिवान उन सारी तस्वीरों को देखकर एक नजर रुद्र को देखता है, फिर शैलेश राठी की तरफ इशारा करते हुए जीत भरी मुस्कान देता है। कुछ देर बाद फिर से लाइट आ गई। पूरे हॉल में सिर्फ दिव्या और राठी परिवार की
जग हंसाई हो रही थी। शैलेश राठी जो अपनी इज्जत और रुतबे का बखान करते नहीं थकते थे, आज वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे। रिवान लाइट ऑन होते ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करके हैरानी भरे भाव लिए दिव्या को देखकर कहता है, ये सब क्या है दिव्या, तुम्हारे और उस लड़के के बीच? दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। वो जानती थी अब तो उसके पापा भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पास रिवान के सवाल का कोई जवाब नहीं था। दिव्या को चुप देख रिवान गुस्से में लगभग चीखते हुए कहता है, आंसर मी डैम इट, जब तुम्हें ये सब ही करना था तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? और तुम्हारे पापा? इतना बोलकर वो स्टेज के नीचे देखता है जहां शैलेश राठी बिल्कुल शांत से सिर झुकाए खड़े थे। रिवान ताने भरी हंसी हंसकर जोर की ताली बजाते हुए कहता है, मिस्टर शैलेश राठी, जितनी इनकी औकात है उससे ज्यादा ऊंची तो इनकी नाक है। कितना अपने परिवार अपनी बेटी की इज्जत का बखान किया करते थे। क्या हुआ, आपकी बेटी तो कितनी संस्कारी है। आज मैंने वो देख ही लिया। अपने पैसे और रुतबे के घमंड में चूर होने से थोड़ा फुर्सत मिलती तब ना बेटी को अच्छे संस्कार देती। एक तो किसी की पत्नी बनने से पहले ही भाग गई और दूसरी किसी की पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। रिवान की बातें आज शैलेश राठी को चूर चूर कर रही थी। उन्हें आज से पहले इतनी शर्म कभी महसूस नहीं हुई थी, तब भी नहीं जब दिव्यांका मंडप छोड़कर भाग गई थी। उस वक्त उन्होंने दिव्यांका का सारा इल्जाम अन्या पर लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया था और साथ ही समाज में अपनी बेटी को सही साबित करने के लिए अन्या की इज्जत को तार तार कर दिया था। उन्होंने ये तय कर दिया था कि अन्या ने रुद्र से शादी करने के लिए खुद की इज्जत तक का सौदा कर दिया था और साथ ही चौहान परिवार के शान को कम बताकर चौहान की भी समाज में बुराई की थी। तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि चौहान परिवार उनसे रिश्ता जोड़ने के लायक भी नहीं था और भी काफी सारी गलत न्यूज फैलानी चाहिए थी, लेकिन रुद्र की पहुंच के कारण उनकी एक नहीं चली थी। इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में करेंगे जो चौहान परिवार से भी ऊंचा हो। अब उन्हें क्या पता था कि जमीन में रहने वाले कीड़े को बाज और कौवा के आसमान में उड़ान का आकलन लगाना मुश्किल होता है। शैलेश राठी अब तक चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। इस वक्त उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी बेटी की इस गलती को किसके सर मणे। सुजाता तो वहीं चेयर पर अपना सिर पकड़कर बैठी थी। उन्हें तो ये सब देखकर जैसे सदमा सा लग गया था। उनके मुंह से जैसे एक शब्द तक नहीं फूट रहा था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। सबको शान देख सैनी साहब गुस्से भरे लहजे में कहते हैं, रिवान चलो यहाँ से, ऐसे परिवार में हम रिश्ता जोड़कर अपना मान मिट्टी में नहीं मिला सकते। ये सुनकर शैलेश राठी को जैसे होश आता है। वो मन में सोचते हुए कहते हैं, अगर आज ये बारात चली गई तो सच में समाज में वो आंख उठाकर जी नहीं पाएंगे, चाहे उनके पास जितना भी पैसा हो। ये सोचकर वो सैनी साहब के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, नहीं नहीं सैनी साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम मिलकर बात करते हैं ना। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। दिव्या ऐसी नहीं है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। आप मेरी बात तो सुनो। अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए देख सैनी साहब एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ भाई, आपकी बेटी तो इस दुनिया की सबसे सीधी है। गलत तो हमारा नजरिया है कि अपने होने वाली बहू को किसी गैर मर्द की बाहों में देखकर हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। ऐसी गलत नजरिया वाले परिवार से रिश्ता जोड़ने पर आपकी शान कुछ कम नहीं हो जाएगी। हमें माफ करें, हम इतने मॉडर्न नहीं हैं। ये सब आपके खानदान का चाल चलन है, हमारा नहीं। इतना बोलकर वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। शैलेश राठी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं सैनी साहब, ऐसा ना करें। आप ऐसे बारात वापस ले जाएंगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उनके ये कहने पर सैनी साहब हंसते हुए कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हैं राठी साहब, कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? फिर उनके आसपास इशारा करते हुए कहते हैं, जो अब बची ही नहीं। हमें रोकने से अच्छा है कि आप अपनी मॉडर्न बेटी की शादी अपने जैसे मॉडर्न ख्याल वाले परिवार में करें। हम जैसे इज्जतदार लोगों को माफ करें, हम आपके लायक नहीं है। इतना बोलकर वो रिवान की तरफ देख कड़क लहजे में कहते हैं, रिवान चलो यहाँ से। ये देखकर शैलेश राठी काफी घबरा जाते हैं। वो रिवान के आगे हाथ जोड़कर लगभग रोनी सूरत बनाते हुए कहते हैं, रिवान बेटा, आप तो मेरी बात सुनो। मेरी दिव्या वैसी नहीं है, एक बार तो मेरी बात सुनो। उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। रिवान को रोता देख सैनी साहब गुस्से में कहते हैं, रिवान मैंने कहा चलो यहाँ से। रिवान भी अपने पिता की बात मानकर शैलेश राठी को एक घिन भरी नजर से देखता है, फिर अपने गले की माला को तोड़कर वहां से चला जाता है। ये सारा तमाशा आज शैलेश राठी को काफी महंगा पड़ा था। उनकी इज्जत, शान, रुतबा एक पल में ही सब तबाह हो गया था। वहीं रुद्र ये सारा तमाशा काफी आराम से एंजॉय कर रहा था।
शैलेश राठी की बर्बादी देखकर उसे काफी मजा आ रहा था। अन्या तो अब तक शौक ही थी। उनका ध्यान तो बार बार सुजाता की हालत पर जा रहा था। उससे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। आखिर अन्या का उनसे दिल का रिश्ता जो था, वो उनके पास जाना तो चाहती थी, लेकिन रुद्र ने अब तक उसका हाथ थाम रखा था। रिवान के परिवार के जाने के बाद रुद्र भी शान से खड़ा होता है और अन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन जाते जाते वो शैलेश राठी के बगल में रुककर काफी धीमी आवाज में कहता है, जंगल में अपना छोटा सा झुंड बनाने से कोई शेर की ताकत को नहीं लड़काता। शेर अकेला ही गीदड़ के 100 झुंड के बराबर होता है। अगर ट्रेलर से भी जी ना भरा तो पिक्चर के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर वो वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाता है। पर जाते जाते उसकी कही बात शैलेश राठी के गुस्से को हवा दी गई थी। वो समझ गया था कि हो ना हो इन सब में रुद्र ही था। शैलेश राठी तो गुस्से में जैसे बावले हो गए थे। वो अपने आसपास की चीजों को नष्ट करते हुए चिल्लाते हैं, रुद्र राय चौहान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपने हाथों से मारूंगा। उनका ये रूप देख सब हैरान थे। बाहर के गेस्ट तो कब के तमाशे का मजा लेकर जा चुके थे, लेकिन जो घर के गेस्ट थे वो शैलेश राठी को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो तो जैसे आज बेकाबू ही हो चुके थे। होटल का कमरा, रुद्र और अन्या वापस होटल आ चुके थे। पूरे रास्ते अन्या गुमसुम सी बैठी थी। उसने एक बार भी रुद्र को आंख उठाकर नहीं देखा था। होटल वापस आने पर अन्या सीधे वॉशरूम में चली गई। रुद्र भी बिना ज्यादा ध्यान दिए चुपचाप दूसरे रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद रुद्र कमरे में वापस आया तो उसे अन्या बेड पर लेटी हुई मिली, जिसे देखकर उसकी पौंहें सिकुड़ गई। अन्या को टोक पाता उससे पहले ही रूम की बेल बजती है। रुद्र जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक वेटर खाने की ट्रॉली लिए खड़ा था। रुद्र उसे अंदर आने का इशारा करता है तो वेटर खाना रखकर वापस चला जाता है। रुद्र एक नजर खाने को देखकर वापस से अन्या के पास जाता है। उन दोनों ने अब तक डिनर नहीं किया था, इसलिए वो अन्या को बुलाने गया, लेकिन अन्या तो अपनी तरफ की लाइट ऑफ करके चुपचाप लेटी हुई थी। उसको ऐसे शांत देखकर रुद्र सोच में पड़ गया। उसके पास जाकर उसकी तरफ की लाइट ऑन करके धीरे से कहता है, उठो, खाना आ गया है, चल के खाना खा लो। अन्या उसकी बात सुनकर भी अनसुना करके वैसे ही लेटी रहती है। रुद्र जानता था कि अन्या सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसलिए वो फिर से उसे टोकते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं, उठो खाना खाओ। उसके इतना बोलते ही अन्या गुस्से में अपनी आंख खोलती है, फिर उसको देखकर कहती है, मुझे ये याद नहीं कि मैंने आपके साथ ऐसी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें मुझे आपके कहने पर ही खाना खाना होगा, आपकी मर्जी से चलना होगा, आपकी मर्जी से सोना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी पर्सनल चीजों में इंटरफेयर ना करें। मैं जैसे आपकी टर्म्स मान रही हूँ, आपके कहने के मुताबिक अपने पेरेंट्स के सामने होकर भी दूर रही, ऐसे ही अब आप मेरी पर्सनल चीजों को कंट्रोल ना करें। मुझे खाना खाना है, मैं खा लूंगी, सोना होगा तो सो जाऊंगी, आपसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं। ये बोलते बोलते अन्या की आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन वो जल्द ही उन्हें साफ करके वापस से लाइट ऑफ करके लेट गई। वो रुद्र से खफा थी, लेकिन उसके पास वो हक नहीं था जिसे जता सके। उसका दिल कर रहा था कि वो रुद्र की कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करे कि आखिर क्यों, उसे ही क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है। वो ना पत्नी बनने का दर्जा दे रहा है, ना ही प्यार दे रहा है, और अब तो उसे अपने पेरेंट्स की बेटी होने तक का हक भी छीन लिया। हक दे नहीं सकता तो हक छीन क्यों रहा है? अन्या के दिल में चुभन सी थी जिसे वो बयां नहीं कर सकती थी। रुद्र ने उसे तोड़ कर रख दिया था। रुद्र को भी अन्या की बातें हर्ट कर रही थी। उसे आज तक किसी ने भी ऐसे बात नहीं की थी। अन्या के मन में अपने लिए नाराजगी वो साफ देख पा रहा था। रुद्र ने भी खाना नहीं खाया। वो सीधा बालकनी में चला गया और एक सिगरेट जलाकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। बाहर जितनी शांति थी उसके अंदर उतनी ही उथल पुथल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऐसे ही सोच में वो कब पूरी पैकेट सिगरेट पी गया उसे पता ही नहीं चला। रुद्र क्यों नहीं चाहता कि अन्या अपने पेरेंट्स से मिले? क्या है इसकी वजह? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपनी सोच में ही गुम रुद्र वापस कमरे में आता है। उसकी नजर बेड के एक अपनी सोच में ही गुम रुद्र वापस कमरे में आता है। उसकी नजर बेड के एक साइड में सो रही अन्या पर जाती है। वो भी अन्या के बगल में आकर लेट जाता है। उसे अन्या की ये नाराजगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आज जीतकर भी वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। आज से पहले जब भी वो किसी को अपने सामने तोड़ता था तो उसे काफी मजा आता था, लेकिन आज वो जीतकर भी बेचैन था। शायद इसलिए क्योंकि अब उसकी लाइफ में अन्या उसकी हर चाह से ज्यादा मायने रखती थी।
कुछ पल में उसकी पलकें भारी हो जाती हैं, लेकिन जब आधी रात को वो अपने हाथ से नींद में टटोलता है तो उसे बेड पर अन्या का एहसास नहीं होता है। ये देख रुद्र की नींद अचानक खुल जाती है। वो घबराते हुए कमरे की हल्की लाइट जलाकर इधर उधर देखता है। तभी उसे अन्या सामने सोफे से लगकर जमीन पर बैठी दिखाई देती है। रुद्र जल्दी से उसके पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाता है। कुछ देर में अन्या फिर से सो गई, इसलिए रुद्र उसको अपनी बाहों में ध्यान से उठाकर बेड पर लेटाता है। वो साइड लैंप की हल्की रोशनी में अन्या का मासूम चेहरा देखता है जो आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर आंसू बहने से रेखा बन चुकी थी जो सीधा रुद्र के दिल को चुभ रही थी। वो अन्या की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्यार से अपनी उंगलियों से अन्या की आंखों से आंसू साफ करता है। तभी उसकी नजर उसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर जाती है। रुद्र जब उस मोबाइल को हटाकर देखता है तो उसमें अन्या के पेरेंट्स की तस्वीर थी। ये देख रुद्र को आज पहली बार अपने किए का पछतावा होता है। वो फोन टेबल पर रखकर प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, अपने अहम में मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, लेकिन अब मैं जानता हूं तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर अन्या के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार से उसके गाल पर चूमते हुए कहता है, अब से वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे, और मुझे पता है तुम्हारी खुशी किस में है। इतना बोलकर रुद्र वापस से अन्या के दूसरे गाल को प्यार से चूम लेता है। अन्या नींद में ही इस एहसास को फील कर काफी सुकून महसूस करते हुए रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी अन्या को अपनी बाहों में समेट लेता है। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। सुबह का वक्त अन्या आज काफी लेट तक सो रही थी। वो नींद में ही एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन अगले पल उसे कल की सारी बात याद आती है, जिससे उसकी मुस्कान कहीं गायब हो जाती है। वो बेड पर बैठकर अपने आसपास देखती है, पर रुद्र उसे कहीं नहीं दिखता। वो एक ठंडी आह भरते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है और कुछ ही पलों में नहाकर वापस आती है। फिर अपने गीले बाल सुखाते हुए कमरे के बाहर आती है तो उसकी नजर हॉल में सोफे पर बैठे रुद्र पर जाती है, जो काफी सीरियस होकर अपने कामों में लगा हुआ था। अन्या उसे देखकर भी इग्नोर करते हुए पानी की बोतल लेकर पानी पीती है। रुद्र की नजर अन्या के प्रेजेंस को भांपकर उसकी ओर चली जाती है। वो अपना लैपटॉप साइड में रखकर अन्या के पास जाता है। उसको खुद के करीब आता देख अन्या वापस से वहां से जाने को मुड़ती है कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है, पानी की जगह ये जूस पी लो और फिर तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। इतना बोलकर रुद्र अन्या के हाथ में जूस का ग्लास देता है। अन्या रुद्र को देख काफी बेरुखी से कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ लोगों की इज्जत का जनाजा देखने। अन्या की बात कल की ओर इशारा कर रही थी। रुद्र उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसका यूं नाराजगी जताना रुद्र को काफी भा गया। वो झटके से अन्या को अपनी तरफ खींचकर काफी भारी वॉइस में कहता है, हम किसी का जनाजा देखने नहीं जा रहे, तुम्हारी कल की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। इतना बोलकर वो बड़े प्यार से अन्या के चेहरे पर आए बाल को पीछे करके संवारते हुए कहता है, अच्छे से तैयार हो जाओ, मेरे इन-लॉज को ये ना लगे कि मैं उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखता। सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास, बी ऑन टाइम। इतना बोलकर रुद्र एक बार अन्या के गालों को अपने अंगूठे से हल्के से सहलाकर वहां से चला जाता है। वहीं ये सुनकर अन्या बस बुत बनी खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, कहीं वो उसका कोई सपना तो नहीं। क्या वो रुद्र की कही गई बात पर विश्वास कर सकती है? रुद्र के जाने के बाद भी अन्या अपनी ही सोच में थी, क्योंकि उसका दिमाग उसकी बात पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं दे रहा था और दिल भरोसा करने का साथ दे रहा था। कुछ पल ऐसे ही कश्मकश से घिरे रहने के बाद अन्या वापस कमरे में आती है और अपना वार्डरोब खोलकर उसमें से एक हल्की गुलाबी नेट की साड़ी निकालती है, जिसमें काफी खूबसूरती से हल्का वाइट जरी का काम हुआ था। वो साड़ी न ज्यादा हेवी थी, न लुक वाइज भारी थी। अन्या कुछ ही पल में तैयार हो जाती है। आज उसने उस साड़ी के साथ मोतियों का काफी खूबसूरत हार पहना था, जिसके साइड में छोटे छोटे डायमंड थे। हाथों में चूड़ियां, माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर लगाया था। गले में प्यारा और पवित्र बंधन से काले मोतियों के अक्स में पिरोया मंगलसूत्र पहना था।
होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई थी और बाल खुले रखे थे। आज अन्या सजी सवारी बिल्कुल सादगी में ढली थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक और नूर उसे काफी प्यारा बना रहा था। अन्या खुद को आईने में निहार ही रही थी कि तभी उसके कमरे की बेल बजी। वो खुद को संवार कर जल्दी से डोर खोलती है, पर सामने जियान को देख इशारे में पूछती है। जियान सिर झुकाकर काफी रिस्पेक्ट से कहता है, मैम सर आपका नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आपको चलने को कहा है। जियान के कहने पर अन्या का मुंह बन जाता है। रुद्र चाहे कितना ही बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, लेकिन किसी लड़की को कैसे हैंडल करते हैं, इसमें वो एक नंबर का 0 है। उसे सच में किसी लड़की को स्पेशल फील कराना नहीं आता था। अन्या उसका ये बिहेवियर देखकर अपनी ही किस्मत को कोसते हुए मन में कहती है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया भगवान जो मेरी किस्मत में ऐसा बेदिल पति लिख दिया। फिर वो मुंह बनाते हुए जियान को देख कहती है, रुको 1 मिनट में आती हूँ। फिर अन्या अंदर जाकर अपना पर्स और मोबाइल लेती है और एक बार फिर खुद को आईने में संवार कर जल्दी से जियान के साथ नीचे आती है। गेट के सामने ही रुद्र की कार खड़ी थी। जियान रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ कार का दरवाजा खोलता है और वो जल्दी से अंदर बैठ जाती है। अन्या के बगल में ही रुद्र ऑलरेडी बैठा था और अपने लैपटॉप में बिजी था। उसने एक नजर अन्या को देखा तक नहीं। अन्या उसका इग्नोरेंस देख मुंह फुलाकर विंडो के बाहर देखने लगती है। रुद्र अब भी अपने कामों में लगा था। अन्या अपने उस पुराने शहर को देखने में व्यस्त थी। काफी यादें जो बसती थी उसकी इस शहर में। करीब हाफ आवर में रुद्र अपना काम खत्म करके लैपटॉप साइड में रखता है। उसकी नजर सीधा अन्या पर जाती है जो बाहर देखने में मगन थी। आज भी अन्या की खूबसूरती रुद्र के दिल को धड़काने के लिए काफी थी। खूबसूरत तो वो हर रूप में लगती थी। उसकी सादगी रुद्र को हर बार मोह लेती थी। वो सुकून से बस उसे देख रहा था। ऐसे ही कुछ देर में उनकी कार एक घर के आगे रुकती है। इस घर को देखकर अन्या हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि सच में रुद्र उसे उसके मम्मी पापा से मिलाने लाया है। उसे अब तक उसकी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने सामने उस घर को देखा तो अन्या की आंखों में चमक आ गई। अन्या जल्दी से रुद्र की तरफ देखती है और इशारे में पूछती है। रुद्र बस अपनी पलकें झपका देता है। वो इतनी खुश हो जाती है कि आगे बढ़कर रुद्र को कसकर हक करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। उसके ऐसे हक करने पर रुद्र को एक पल के लिए झटका सा लगता है, लेकिन उसके इस मीठे एहसास में वो खुद भी डूबने की चाह रखता था। पर वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही अन्या उससे अलग होकर जल्दी से कार से निकल जाती है और बिना रुद्र का इंतजार किए घर के अंदर जाने लगती है। पर रुद्र जिसका हाथ अब तक हवा में था, उसका तो अब पूरा मूड ही खराब हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं अब इस बात की चुभन होने लगी कि अन्या के लिए उसके पेरेंट्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोच उसके अंदर जलन की भावना भर देती है। वो जल्दी से गुस्से में कार से निकलता है और अन्या के पीछे जाने लगता है। सारे बॉडीगार्ड भी रुद्र के पीछे आने लगते हैं तो रुद्र अपनी उंगलियों के इशारे से सबको मना कर देता है और जियान के साथ अंदर जाता है। अन्या अपनी खुशी में मगन होकर जल्दी से अंदर आती है और हॉल में अपने मम्मी पापा को बैठे देख खुशी से आवाज लगाती है, मम्मी पापा। अपनी गुड़िया की आवाज सुन केवेंद्र और सारिका जी सामने देखते हैं, जो दरवाजे पर अन्या को देख काफी हैरान रह जाते हैं। अन्या भागते हुए केवेंद्र के सीने से लग जाती है। केवेंद्र जी भी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाकर काफी सुकून पा रहे थे, लेकिन अन्या को यहाँ देखकर अब भी उसके दिल में एक अजीब सा डर था। वो जल्दी से अन्या को अलग करके उससे पूछते हैं, बेटा आप यहाँ कैसे? आप ठीक है ना? और दामाद जी को खबर है आपके आने की? अन्या केवेंद्र जी की आंखों में एक अनजाना सा डर देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, ओह पापा रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो मुझे खुद यहाँ लाए हैं। इतना बोल वो पीछे देखती है, जहां से रुद्र शान से चलता हुआ अंदर आ रहा था। केवेंद्र जी रुद्र को वहां देखकर हैरान और परेशान दोनों थे, क्योंकि ये घर उनका नहीं शैलेश राठी का था। कल के तमाशे की आग अब तक शांत नहीं हुई थी और रुद्र जैसे उस आग को और भड़काने आया था। घर में अब भी शैलेश राठी के कुछ मेहमान थे और कुछ मेहमान कल शादी से ही चले गए थे। केवेंद्र जी भी जाना चाहते थे, लेकिन सुजाता जी की तबीयत खराब होने की वजह से सारिका जी और केवेंद्र जी को रुकना पड़ा। केवेंद्र जी जल्दी से आगे बढ़कर रुद्र के सामने अपना हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं। रुद्र बिना किसी भाव के बस हाँ में सर हिला देता है
और शांति से सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे जियान अपने बॉस के रिस्पेक्ट में खड़ा रहता है। रुद्र का बिहेव सबके लिए काफी स्ट्रेंज और वियर्ड था, लेकिन अन्या के लिए फेमिलियर था, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सारिका जी के गले लगकर उनसे मिलती है। साथ ही कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जिनसे अन्या के अच्छे संबंध थे, इसीलिए वो सभी से हंसी खुशी मिलती है। केवेंद्र जी और सारिका जी रुद्र के आओ भगत में लग गए थे। घर उनका नहीं था, लेकिन दामाद तो उनका ही था, और आज पहली बार उनका दामाद उनके सामने था तो खातिरदारी तो बनती थी। अन्या अपने मम्मी पापा को रुद्र की खातिरदारी में लगे देख खुद को इग्नोर फील करती है, इसीलिए मुंह फुलाते हुए कहती है, क्या माँ, इतने महीनों बाद मिल रही हो मुझसे, लेकिन प्यार से 2 शब्द बोलने की जगह आप खातिरदारी में लग गई हो। क्या सच में रुद्र अन्या को उसके पेरेंट्स से मिलने लाया है, या इसके पीछे है कोई और वजह?